हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, ठीक है ना। तो बेसिकली सिंपल सिंपल सा इसको इंट्रोडक्शन, इसको कितने पार्ट से पढ़ेंगे पहले ये समझते हैं, इसके बारे में समझेंगे क्या होता है। फिर इसमें ना ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स का, इसलिए पहले अल्फा रिसेप्टर का प्रोफाइल समझेंगे। फिर उसके बाद दो ड्रग्स होते हैं बस, अल्फा ब्लॉकर और 5 ARIs। और उसके बाद अपना एडिशनल छोटा मोटा देख लेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं, चालू करते हैं। तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया ना, इसमें दो प्रॉब्लम बेसिकली होती है। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एक स्टैटिक प्रॉब्लम है और एक डायनेमिक प्रॉब्लम है। स्टैटिक मतलब क्या, कि उसका प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट होते आ रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टैटिक मतलब बेसिकली क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, और जो फंक्शनल चेंजेस हुए उनको डायनेमिक बोलेंगे, सिंपल। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। और फंक्शनल प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इंक्रीज मसल टोन। किस चीज़ का मसल टोन इंक्रीज हो रहा है, देखो इसके अराउंड ही उतना क्या होता है, बेसिकली प्रोस्टेट रहता है यूरेथ्रा के अराउंड। तो जब वो उसमें मसल टोन बढ़ेगा, इंक्रीज मसल टोन ऑफ ब्लैडर नेक और प्रोस्टेट, इसका मसल टोन बढ़ जाता है। इसको बढ़ेगा तो इसको दबाने लग जाएगा, दबाने लग जाएगा तो इसका मसल टोन घटने लग जाता है। तो बेसिकली बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेशिया में दो प्रॉब्लम हो रही है, एक स्टैटिक मतलब स्ट्रक्चरल दिक्कत और एक फंक्शनल मतलब डायनेमिक दिक्कत। स्टैटिक में क्या हो रहा है, बेसिकली इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, ये डायग्राम में दिखाया हूँ मैं। और फंक्शनल जो डायनेमिक दिक्कत है उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली मसल टोन किसका, ब्लैडर नेक का और प्रोस्टेट का। तो इसके लिए जो अपन लोग ड्रग्स देते हैं ना, उसमें दो आता है, एक अल्फा ब्लॉकर्स और अपना एक 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स, ठीक है ना। तो अल्फा ब्लॉकर अपन लोग समझते हैं, पहले अल्फा ब्लॉकर समझने के लिए अपने को अल्फा रिसेप्टर आना चाहिए। तो मैं पढ़ा चुका हूँ अल्फा ब्लॉकर्स में, पर फिर से एक बार रीडिंग मार लेते हैं। देखो क्या होता है, अल्फा में दो रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो यहाँ पे किस पे आप लोग टारगेट कर रहे होंगे, अल्फा 1 में। तो अल्फा 1 किस टाइप का होता है, GQ टाइप। देखो जो जी प्रोटीन होते हैं ना, वो तीन टाइप के होते हैं, GS, GQ और GI। तो ये जो GS और GQ है ना, ये स्टिमुलेटरी टाइप के होते हैं, पॉजिटिव काम कराएंगे, जबकि ये इनिबिटरी टाइप का होता है, तो नेगेटिव काम कराएगा। तो देखो GQ टाइप है, ये किसको एक्टिवेट कर रहा होगा, इंजाइम को। इस इंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोलाइपेज C, ठीक है ना। और ये फॉस्फोलाइपेज C एक पाथवे को ये अपन लोग अल्फा ब्लॉकर में इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, पाथवे को एक्टिवेट करेगा। कौन से पाथवे को एक्टिवेट करेगा, IP3 DAG पाथवे। उसके कारण अपने अंदर कैल्शियम बढ़ेगा और कैल्शियम फिर सारे काम को करवा रहा होगा, सिंपल। तो अपना अल्फा 1 कैसा टाइप का रिसेप्टर हुआ, GQ टाइप का। उसने क्या, कौन सा एंजाइम को एक्टिवेट किया, फॉस्फोलाइपेज C को। उसके कारण कौन सा पाथवे एक्टिवेट हुआ, IP। इसको मैं जल्दी इसका कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको पढ़ा चुका हूँ, IP3 DAG पाथवे। उसके कारण अंत में अगर कुछ नहीं याद करना है तो ये समझ लो कि अल्फा 1 एक GQ टाइप का रिसेप्टर है, इसके कारण अपने अंदर कैल्शियम बढ़ रहा है, सिंपल। तो देखो इसके चार लोकेशन थे, मैंने कैसे याद दिलाए थे, दो लाल ऊपर नीचे थे और बीच में मैंने पीला याद करा दिया था। मतलब क्या, ब्लड वेसल, लिवर, यूरिनरी ब्लैडर का स्फिंक्टर्स और आयरिस का रेडियल मसल, ठीक है ना। तो ब्लड वेसल में वही, ये अपना मैंने क्या बताया कि अंत में कैल्शियम बढ़ा रहा है, पॉजिटिव टाइप का ये। तो ये अल्फा का जब स्टिमुलेशन होगा अल्फा रिसेप्टर का, तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा होगा, PVR मतलब पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, तो BP बढ़ रहा होगा, सिंपल। सिमिलरली लीवर में क्या होगा, पॉजिटिव काम कराएगा, तो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन होता है ना, तो पॉजिटिव मतलब उसको तोड़वा देगा, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस। सिमिलरली यूरिनरी ब्लैडर में भी पॉजिटिव काम कराएगा, तो उसके स्फिंक्टर पे रहता है, देखो दोनों जगह रहता है। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम जो बनाया है, एक तो ये अपना यूरिनरी ब्लैडर का नेक और ये उसके अराउंड जो है प्रोस्टेट, ठीक है ना। तो दोनों पे अल्फा 1 रिसेप्टर होता है, तो दोनों को जब स्टिमुलेट करेगा तो दोनों का टोन बढ़ जाएगा। उसी कारण अपना क्या, ये मसल टोन बढ़ा हुआ था, ये डायनेमिक प्रॉब्लम में यही दिक्कत थी ना। और चौथा पार्ट क्या होता है अपना, आइरिस, लाल वाला पार्ट आ गया ना, आइरिस का रेडियल मसल। तो जब इसको स्टिमुलेट करता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिंपल सा, कैल्शियम बढ़ा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो देखो दो टाइप की मसल होती है, तो अगर रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो आँख फैल जाता है, ठीक है ना। तो ये अपना प्यूपिल फैल जाएगा, तो इसको बोलते हैं अपना मिड्रियासिस, सिंपल। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ये समझ लो कि अल्फा, अपन लोग अल्फा ब्लॉकर के लिए अल्फा 1 रिसेप्टर पढ़ रहे हैं। अल्फा कैसा टाइप का है, पॉजिटिव टाइप का है, मतलब क्या, GQ टाइप का है, जो अंत में अपने अंदर कैल्शियम बढ़वा रहा है। कैल्शियम बढ़ गया तो सारी चीज़ बढ़ रहे होंगे। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, लाल लाल मतलब क्या, ब्लड वेसल और रेडियल मसल्स, और पीला पीला मतलब क्या, लीवर और यूरिनरी ब्लैडर। तो ब्लड वेसल से अपन लोग वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिए, आयरिस मसल में मिड्रियासिस करा दिए, लीवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस करा दिए और यूरिनरी ब्लैडर का स्फिंक्टर बढ़ा दिया। तो यहाँ पे काम किसका है अपने को, बस ये यूरिनरी ब्लैडर का। तो देखो यूरिनरी ब्लैडर में क्या था, यूनि ब्लैडर और प्रोस्टेट दोनों पे बाइंड करके क्या करा रहा था, उसका स्फिंक्टर को टोन बढ़ा रहा था। तो अगर आप लोग देखो अल्फा, अगर नॉर्मल क्या होता है अपने बॉडी में, जैसे मान लो एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन आया, वो अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड किया, और अल्फा 1 रिसेप्टर क्या है, बेसिकली GQ टाइप का, तो GQ को एक्टिवेट किया, तो कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होगा, फॉस्फोलाइपेज C एक्टिवेट होगा। तो कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा, IP3 DAG पाथवे। और वो IP3 DAG पाथवे अंत में क्या करा रहा होगा, कैल्शियम अंदर बढ़वा रहा होगा। और कैल्शियम बढ़ेगा तो सिंपल से मसल कॉन्ट्रेक्शन में कैल्शियम ही तो आता है ना, तो मसल का कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा, तो ब्लैडर के नेक पे भी प्रेजेंट था, प्रोस्टेट में भी प्रेजेंट था, तो ब्लैडर के नेक का भी कॉन्ट्रेक्शन होगा और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का भी कॉन्ट्रेक्शन होगा। उसके कारण क्या होगा, जो अपना यूरिन जा रहा था, अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया पूरा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो यूरिन जा तो नहीं पाएगा यहाँ से, हाँ, तो भाई ये रेजिस्टेंस टू यूरिनरी फ्लो पाया जाएगा, तो इसलिए डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, ये नॉर्मल ऐसा हो रहा है। तो अपन लोग अल्फा ब्लॉकर देंगे तो कैसे अंतर आएगा, देखो अल्फा ब्लॉकर दिए तो अल्फा 1
ब्लॉक हो गया, तो IP3DAG पाथवे चला ही नहीं, तो कैल्शियम अंदर आया ही नहीं, कैल्शियम अंदर आया नहीं, तो जो स्मूथ मसल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ये रिलैक्स कर जाएगा, मतलब डिक्रीज मसल टोन हो जाएगा, और डिक्रीज टोन हो गया तो जहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा था यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो अपना सिम्टम में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आराम से आदमी यूरिन कर पा रहा है, सिंपल। तो देखो इसका ड्रग का नाम कैसे याद किए थे आप लोग, हाउस द जोश से, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन और टमसुलोसिन, ठीक है ना, ये 3 ड्रग्स थे। तो देखो इसका कंसिडरेशन एक ये याद रखना बस, ये ड्रग तो है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया, इसका एग्जांपल पता चल गया। अब अपन लोग क्या देख रहे हैं बेसिकली कि इसको कब देने में सोचना पड़ेगा, कंसिडर करो कि मान लो आपको कैटरेक्ट सर्जरी नहीं है, तो अगर आपको मान लो BPH का पेशेंट है, उसका कैटरेक्ट सर्जरी हो रहा है, तो अगर उसका अल्फा ब्लॉकर चल रहा होगा ना, तो उसमें एक सिंड्रोम आ जाता है, इसको अपन लोग बोलते हैं इंट्रा ऑपरेटिव फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम, नाम में इसका समझ में आ रहा है। देखो क्या हो रहा है, ऑपरेशन के दौरान ये पाया जाता है, जब अपन लोग सर्जरी करने में दिक्कत होता है। कैसे, देखो हम लोग क्या बताए थे, अल्फा रिसेप्टर आइरिस के रेडियल मसल प्रेजेंट था ना, तो देखो जैसे अल्फा ब्लॉकर दिए तो ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर ऑफ रेडियल मसल ऑफ आइरिस, अब रेडियल मसल को ऐसे ब्लॉक किया तो उसका टोन घटेगा, उस आँख की मसल का टोन घट रहा होगा, मसल का टोन घटेगा तो आँख ऐसे ऐसे, मान लो जो आँख था ये अब थोड़ा ऐसे फ्लॉपी टाइप का हो जाएगा, रिपल्स आने लग जाएंगे, क्योंकि इसका टोन ही घट गया है, तो रिपल्स ही नहीं। तो अगर हम लोग ऑपरेशन करना चाहेंगे, मान लो यहाँ पे चाकू लगा रहे हैं, काट वाट रहे हैं, तो वो सिरिंज घट दबने लग जाता है ऑपरेशन के दौरान, तो इसलिए अपना प्रोसीजर दिक्कत होता है, तो इसी को अपन लोग बोलते हैं इंट्रा ऑपरेटिव फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम। समझ में है ना, बेसिकली क्या करना है, आइरिस के रेडियल मसल पे अल्फा 1 रिसेप्टर को देखना है, वो ब्लॉक हो रहा है तो उसका क्या अपना लॉस ऑफ टोन हो रहा है, टोन लॉस हो रहा है तो रिपल आ जा रहा है, रिपल आ जा रहा है, इसलिए अपने को ऑपरेशन करने में दिक्कत आ रही, इसलिए कैटरेक्ट सर्जरी के दौरान अल्फा ब्लॉकर नहीं देना है अपने को। दूसरा है अपना क्या, 5 ARIs, ARI मतलब क्या, 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स, ठीक है ना। तो देखो नॉर्मली क्या होता है अपनी बॉडी में, नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है ना, तो ये एंजाइम आप लोग किसको इनहिबिट कर रहे हैं, एक एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज, तो देखो 5 अल्फा रिडक्टेज है ना, ये क्या कराता है, टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करा देता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है प्रोस्टेट के लिए, क्यों, ये उसका ग्रोथ को बढ़ाता है, उसके एपोप्टोसिस को घटवाता है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है। तो इसके कारण क्या होगा, ग्रोथ बढ़ रहा है, एपोप्टोसिस घट रहा है, तो एंड में क्या हो रहा है, प्रोस्टेट बढ़ रहा होगा, तो बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, मान लो यूरिनरी ब्लडर है, इसके अराउंड अपना ये प्रोस्टेट है, तो ये प्रोस्टेट अगर बढ़ेगा तो इसको दबाएगा ना, तो ये सिम्टम्स को और वर्सन करेगा, और कौन से सिम्टम को वर्सन करेगा, एक सिम्टम्स कहते हैं उसको, बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम, उसको हम लोग बोलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम। तो उसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, देखेंगे अच्छे से, तो इतना पहले समझ लो हुआ क्या, टेस्टोस्टेरोन था, उसको कौन से एंजाइम ने कन्वर्ट किया, 5 अल्फा रिडक्टेज, हम लोग अभी जब देंगे ड्रग तो इसी को इनहिबिट करेंगे, तो 5 अल्फा रिडक्टेज ये बनाया DHT, और DHT एक तरीके से ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है, मतलब क्या, इसका ग्रोथ बढ़वाएगा और एपोप्टोसिस घटवाएगा, तो क्या इसका इन्लार्जमेंट हो जाएगा नेट नेट, और अंत में जो सिम्टम्स वर्सन हो रहे हैं उन सिम्टम्स का नाम क्या है, लट्स। लट्स मतलब क्या, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम, इतना भी लिख दोगे तो हो जाएगा, इसको ना समझा के, पर अब लिखा था तो मैं इसको समझाना बनता है, तो इसलिए समझा देता हूँ। तो देखो 2 चीज़ है, एक स्टोरेज, उसको रखने का दिक्कत, और वॉइडिंग सिम्टम, मतलब क्या बेसिकली अपना जो ब्लैडर है ना, वो ज़्यादा देर तक यूरिन को रख नहीं पाए, उसको अपन लोग बोलते हैं स्टोरेज सिम्टम, मतलब क्या, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है और यूरिन लीक हो रहा था, वो इसके अंदर ये वर्सन हो जाता है। और दूसरा वॉइडिंग सिम्टम, मतलब क्या, आप जब उसको निकाल रहे हो तो अच्छे से निकाल नहीं पा रहे हो, वीक स्ट्रीम बन रहा है, तो वीक यूरिन स्ट्रीम, ये सब तो बेसिकली लेट्स के अंदर ना अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये समझ लेना कि 2 सिम्टम आते हैं, स्टोरेज और वॉइडिंग। वॉइडिंग मतलब जब हम लोग निकाल रहे हैं तो अच्छे से नहीं निकाल पा रहे और अच्छे से स्टोर भी नहीं कर पा रहे, इसलिए तो बार बार ऑफन बार बार पी करने जाना पड़ रहा है, या फिर यूरिन भी लीक हो रहा है, तो ये 2 सिम्टम्स आते हैं इसके अंदर। तो अगर हम लोग 5 ARIs दे देते हैं तो क्या करेगा, 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर अल्फा रिडक्टेज को इनिबिट कर देगा, इनिबिट कर दिया तो DHT नहीं बनेगा, तो प्रोस्टेट का ग्रोथ नहीं होगा और एपोप्टोसिस बढ़ जाएगा, उसके कारण क्या अपना लट्स ठीक हो जाएगा, सिंपल। तो ये अपना क्या हुआ, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ, बेसिकली कीवर्ड्स क्या याद कर लेना, DHT अल्फा रिएक्टिव 5 अल्फा रिएक्टिव याद कर लेना, DHT याद कर लेना और लट्स याद कर लेना, ठीक है ना। तो इसको कब नहीं देना, इसका कंसिडरेशन क्या, बेसिकली अपने ना सीरम में ये PSA प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन को घटा सकता है, तो इसलिए इसको लेवल को मॉनिटर करते रहना जब भी ये ड्रग्स दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा इसका ड्रग का नाम मैंने नहीं दिया ना, ड्रग का नाम है इसका मैं, अच्छा फिनेस्टेराइड, ड्यूटेस्टेराइड, एग्जाम्पल बस एक याद कर लो, चलो एग्जाम्पल में अपना क्या हो गया, फिनेस्टेराइड, स्पेलिंग गलत हो सकता है उसको मैं देख के लिख दूंगा सही से, तो फिनेस्टेराइड, ठीक है ना। तो इसका कंसिडरेशन क्या है, इसमें अपन लोग को देखना क्या है, सीरम PSA मतलब प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन को ध्यान में रखना है कि वो कहीं घट ना रहा हो, और क्या, ये देखो मैं उदास से बेड में है ना, तो बेड का दिक्कत हो सकता है, मतलब क्या आपको सेक्स करने का मन ही ना करना, मतलब डिक्रीज लेबिडो, मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो घट गया है, ठीक है ना। दूसरा, अगर सेक्स करने का मन कर भी रहा है तो फिर आपको इरेक्ट नहीं हो पा रहा, मतलब क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मान लो इरेक्ट हो भी गया तो इजैकुलेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन, और एंड में वही लड़की वाला गायनेकोमेस्टिया हो जाना, मतलब क्या ब्रेस्ट टाइप को बन जाना, तो सिंपल। तो ये अपना क्या हो गया 5 ARIs। इसका कंसिडरेशन क्या था, कैटरेक्ट सर्जरी, इसका कंसिडरेशन क्या है अपना, एक तो सीरम PSA लेवल देखो और बेड का सारा चीज़ देखो, या तो लिबिडो या तो इरेक्टाइल या तो इजैकुलेटरी और गायनेकोमेस्टिया, सिंपल।
तो इसका ड्रग से नाम याद कर लिए फिनेस्टेराइड। और अपना चलो एडिशनली अपन लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो एडिशनली देखो या तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया तो सर्जरी कर दो, सर्जरी में टर्फ से याद कर सकते हैं, टर्फ हो रहा है, टर्फ मतलब क्या, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, सिंपल। और खाने में ऐसा करो कि जब बाहर निकल रहा हो तो फ्लूइड ज़्यादा ना ले, क्योंकि बार बार फ्लूइड लेगा तो बार बार यूरिन फॉर्मेशन होगा तो दिक्कत ही होगा, पास करने में दिक्कत हो रहा होगा। और साथ में ऐसे ड्रग्स ना ले जो कि यूरिन को डायूरेटिक्स हो, मतलब जो यूरिन को स्टिमुलेट कराए, इनकी प्रोडक्शन ऑफ यूरिन कराए, जैसे कि कैफीन कॉफ़ी ये सब तो नहीं लें। सिंपली एडिशनल, इसको ना याद कर तो चलेगा बट ये याद करना ज़रूरी है। और ये बता दोगे तो एडिशनल हो जाएगा, सिंपल। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। तो अपन लोग समझ गए, इंट्रोडक्शन समझे, रिसेप्टर समझे, अल्फ़ा ब्लॉकर समझे, एआरआई समझे और एडिशनल समझे, सिंपल।